हेलो एवरीवन, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड उसका पार्ट 2। पहले में हमने पढ़ा था कि लिविंग किसे कहते हैं और लिविंग की प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है और क्या उनकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। जो हमारा जीवन है, जो हमारा ब्रह्मांड है, हमारी पृथ्वी है, उस पे हमें किस तरह से विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो हमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। हमें हमारे घर में गमलों के अंदर कुछ पेड़ देखने को मिलेंगे, पौधे देखने को मिलेंगे, फूल वाले होंगे, फ्रूट्स वाले होंगे। साथ में ही हमें कुछ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। वो चिड़िया हो सकती है, कुत्ता हो सकता है, बिल्ली, भैंस, ये सब। हमें कुछ इंसान देखने को मिलेंगे। तो उसी को एनसीईआरटी बोलती है, इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट पोटेड प्लांट्स, they can be insects, birds, your pets, or another animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes, but they are all around you. इन्होंने कहा कि हमने प्लांट देख लिए, ऑर्गेनिज्म देख लिए, हमने इंसेक्ट देख लिए, हमने एनिमल्स देख लिए, हमने ह्यूमंस देख लिए, लेकिन हमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म दिखाई ही नहीं देते जो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया भी होंगे जो हमें दिखाई नहीं दिए, वहाँ पर कुछ ब्लूगन एल्गी भी होंगे जो हमें दिखाई नहीं दी, वहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, वहाँ पर प्रोटिस्टा के मेंबर अमीबा हो सकते हैं जो हमें हमारे नेक्ड आई से दिखाई नहीं दिए, लेकिन वो सब भी क्या है, वो लिविंग है। If you were to increase the area that you are observing, that you may observe, you made observation in, the range and variety of organism that you see would increase. अगर एक तो आप अपने सिर्फ घर के आसपास देखो, एक आप पूरे गांव में देखो, फिर पूरे राज्य में देखो, फिर पूरे देश में देखो, फिर पूरी दुनिया में देखो, तो क्या होगा, जो भी हमारी डाइवर्सिटी है या फिर वैरायटी है ऑर्गेनिज्म की, वो जैसे ही जगह बढ़ेगी वैसे ही हमें ज़्यादा ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। सीधी बात ये है। ऑब्वियसली, इफ़ यू वर to visit a dense forest, you would probably see much greater number and kind of living organism in it. एक तो अपने घर में देखो या फिर आप किसी ग्रीन फॉरेस्ट में देखो, ग्रीन फॉरेस्ट में आपको जो है वैरायटी ज़्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू हाउस। सिंपल सी बात है, एक तो आप अपनी गाँव की दुकान में जाओ, एक आप पूरे बड़े शोरूम में जाओ, शोरूम में आपको जो है जो मटेरियल्स है उनकी जो वैरायटी है वो ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू अ स्मॉल शॉप इन योर विलेज। जस्ट लाइक कि जो हमारा ग्रीन फॉरेस्ट है, देयर विल बी मोर वेरिएशन एज कम्पेयर टू योर विलेज, योर टाउन, योर नेबर। The number of species, sorry, each different kind of plant, animal, of organism that you see represent a species. Species क्या होती है, प्रजाति। हमारी प्रजाति अलग है, कुत्ते की अलग है, सबकी अलग है। तो जितने भी आप प्लांट देखते हो, ऑर्गेनिज्म देखते हो, तो वो अपनी अलग अलग स्पीसीज को वहाँ पर दर्शाता है। हमारे जो आज तक हमने 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को खोज डाला है। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन द 1.7 टू 1.8 मिलियन। इसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस, वेराइटीज, विभिन्नताएं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या विभिन्नताएं हैं। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। You should remember here that when we explore new areas, even old ones, new organisms are continuous being identified. जो हमने 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को खोजा है वो हमने आइडेंटिफाई की है, लेकिन आज भी मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऐसी है जो हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए, जो हम खोज ही नहीं पाए हैं। कुछ स्पीसीज तो ऐसी है ऑर्गेनिज्म की जो पहले होती थी, हमें पता भी नहीं है, लेकिन अब वो लुप्त भी हो चुकी है। एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दी वर्ल्ड। हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं। वी नो दी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय द लोकल नेम्स। दिस लोकल नेम्स वुड वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री। मीन्स आपके जो पड़ोस में पेड़ है आप उसको अपने लोकल नेम से जानते हो, वहीं पे अगर हम जगह बदल तो उसका जो लोकल नेम है वो चेंज हो जाता है। मानो कि हम यहाँ पर मैंगो को आम बोलते हैं, वहीं पे दूसरे देश में ककड़ी को आम बोलते हो,
तो जैसे जैसे जगह बदलेगी लोकल नेम्स चेंज हो जाती है, लेकिन हमें प्लांट्स को या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने होंगे जो सारे वर्ल्ड में सेम रहे, ताकि वो जगह पर जगह ना बदले। एज स्टेटेड होगा, these local names would vary from place to place, even within a country. Probably, you would recognize the confusion that would be created if it did not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about. Okay. Hence, there is need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। मीन्स हमें एक ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नाम देना होगा। साइंटिफिक नेम जो है पूरे देश में पूरी दुनिया में एक ही रहेगा। लोकल नेम से आप बेशक से बुला लेकिन उसको साइंटिफिक नेम दे देंगे, और नामकरण को करने को ही हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। तो देखो, मान लीजिए आपने क्या किया, आपको एक नई स्पीसीज मिली, ठीक है। तो आप नई स्पीसीज का क्या करोगे, पहले आप उसकी विशेषताएं लिखोगे कि जो नई स्पीसीज आपको मिली है वो दिखती कैसी है, उसके करैक्टर्स को लिखोगे, उसकी विशेषताओं को लिखोगे। उसको हम बोलते हैं करैक्टराइजेशन। करैक्टर निकलने के बाद आप क्या करोगे, आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे कि वो करैक्टर जो है वो किस दूसरी स्पीसीज से मिलता जुलता है, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको किसी भी ग्रुप में क्लासीफाई कर दोगे। क्लासीफाई करने के बाद उसका जो आप नाम लिख दोगे। Hence, okay, obviously, nomenclature naming is only possible when organism is described correctly and known to what organism the name is attached to. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। ये नाम करना तभी आसान होगा जब हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो है क्या। तो ये नाम देता कौन है, नाम देने के लिए हमने अलग अलग काउंसिल्स बनाई है, अलग अलग कमिटीज बनाई है। प्लांट्स के लिए अलग है, एनिमल्स के लिए अलग है, बैक्टीरिया के लिए अलग है, कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए अलग है, वायरस के लिए अलग है। तो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नॉन ऑर्गेनिज्म। कैसे, और इसको जो है हर बायोलॉजिस्ट को पूरे दुनिया में मानना पड़ेगा। फॉर ए प्लांट, साइंटिफिक नेम्स बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड बाय। प्लांट्स के लिए जो काउंसिल बनाई है उसका नाम होता है ICBN। बी मीन्स बोटानिकल। बोटानिकल जो नेम हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स आर नेम्ड। एनिमल्स के लिए हमने बनाया है जूलॉजिकल। जूलॉजी हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए। एनिमल टैक्सोनोमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN। प्लांट्स के लिए एनिमल का, एनिमल के में ऑफ आएगा, प्लांट्स में 4 आएगा। दिस साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। एक जगह पे पूरी दुनिया में एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम रहेगा। हम होमोसेपियंस हैं, इंडिया में भी होमोसेपियंस रहेंगे, हरियाणा में रहेंगे, इंग्लैंड में भी होमोसेपियंस हैं, अमेरिका में भी होमोसेपियंस है, सबका नाम होमोसेपियंस है। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो मैंजिफेरा इंडिका है, तो इंडिया में भी उसको मैंजिफेरा इंडिका ही बुलाया जाएगा, पाकिस्तान में भी, इंग्लैंड में भी, श्रीलंका में भी। द साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म दैट इनेबल दी, देखिए यहाँ पे दैट इनेबल, जस्ट वेट, that enable the people in any part of the world to arrive at the same time. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism। कि हमने जो एक नाम दे दिया सिर्फ एक ही पर्टिकुलर का रहेगा, उसको हम दूसरे को नहीं दे सकते। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज 2 कंपोनेंट। हर एक नाम के 2 कंपोनेंट होते हैं, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम इज जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट। 2 नाम का होगा जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग द नेम विद 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कैरोलस लिनियस ने दिया था, जो आज भी प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें 2 नाम होते हैं। पहला नाम जो होता है वो होता है जनरल जेनरिक नेम, या मीन्स जीनस का नाम,
दूसरा होता है स्पीसीज का नाम, जैसे मैंजीफेरा इंडिका है, इसमें जो मैंजीफेरा है ये वर्ड जो है जीनस को डिनोट कर स्पेसिफाई कर रहा है, जो इंडिका है वो स्पीसीज को बता रहा है, जिसको हम स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। लेट अस take the example of mango that providing names better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. Let us see how it is a binomial name. In this name, Mangifera represents genus while indica is a particular species or a specific epithet. Other universal rules for nomenclature are as follows. फर्स्ट है जो बायोलॉजिकल नेम है वो लेटिन लैंग्वेज में लिखे जाती है और उसको इटैलिक्स में हम लिखते हैं। जैसे आप अगर मैंजीफेरा इंडिका को देखोगे, जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, हाईलाइट भी कर रखा है, इसमें जो ये मैंजीफेरा लेटिन वर्ड है और जो ये है ये हमने थोड़ा इटैलिक्स में लिखा है। इटैलिक्स में क्यों लिखते हैं? ताकि हमें पता चल जाए कि लेटिन से ओरिजिनेट हुआ है। लेटिन ही हमने यूज़ क्यों किए? क्योंकि लेटिन जो है डेड लैंग्वेज है, लेटिन लैंग्वेज में कोई चेंजेस नहीं आते। अगर चेंजेस नहीं आएंगे तो उसका जो नाम है वो एग्जैक्ट सेम रहे, कांस्टेंट रहेगा। The first word in a biological name represents the genus while the second component denotes the specific epithet. Both the words in a biological name when handwritten, ये हमने इटैलिक्स में लिखे हैं, लेकिन जब हम सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे तो उसको हमने सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। Both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. The first word denotes the genus, it starts with capital letter and specific epithet start with small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica कि जो मैंजीफेरा है, जो जीनस है, उसका जो पहला वर्ड है वो कैपिटल लेटर होगा और जो स्पीसीज है उसका इंडिका होगा। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। हम क्या करते हैं, कुछ में हम जो है जिसने उसको एक्सप्लेन किया था उसका नाम भी लिख देते हैं, मिस नेम ऑफ ऑथर भी हम लिख देते हैं। जैसे मैंजीफेरा इंडिका को लीनियस ने कहा था तो मैंजीफेरा इंडिका लिन हम लिख देते हैं। अच्छी फोटो नहीं आ रही है तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा मैंजीफेरा इंडिका लिन। It indicates that this species was first described by Linnaeus. Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to divide some means to make this possible. जिसको हमने बोला क्लासिफिकेशन, कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है, हम इनको सेपरेटली स्टडी नहीं कर सकते, तो हमने इनको कुछ ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया। जिस प्रोसेस को हमने बोला क्लासिफिकेशन। Classification is a process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters, कि बाहर से कैसे ऑर्गेनिज्म दिखते हैं उनको हमने पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दिया। बाहर से सारे के सारे ह्यूमंस एक जैसे लगते हैं, हमने उनको ह्यूमन वाले कैटेगरी में डाल दिया। बाहर से सारे कुत्ते एक जैसे लगते हैं, कुत्ते वाले कैटेगरी में डाल दिया। बाहर से सारे भैंसे एक जैसे लगते हैं, हमने बफेलो वाले कैटेगरी में डाल दिया। For example, we easily recognized groups such as plants, animals, dogs, cats और insect। हम easily पहचान पाते हैं कि ये plant है, कुत्ता है, बिल्ली है, insect है। The moment when we use such terms, we associate certain characters with the organism in that group। हमें एक कुत्ते से कुत्ता याद क्यों आया? क्योंकि हमने कुत्ते के करेक्टर, उसकी पूंछ होगी, दो आँखें होगी, कोड्डा होगा, ये सब हमने देख रखा है। Obviously, what image do you see when you think of a dog? Obviously, each one of us will see dogs, not cats. जब हम कुत्ता बोलेंगे तो हम कुत्ते के बारे में सोचेंगे, बिल्ली के बारे में नहीं सोचते। Now, if we were to think of Alsatians, Alsatians जो है कुत्ते की प्रजाति है, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? हमारे दिमाग में जल्दी देखिए, हाँ हम कुत्ते की बात कर रहे हैं। Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body hair. ऐसे ही जब हम मैमल्स की बात करते हैं, मैमल्स तो मैमल्स मतलब आपको कैसे देखने को मिलेंगे? बाहर कान होंगे, बॉडी पर हेयर्स होंगे। लाइकवाइज इन प्लांट, इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ फीट, अगर हम गेहूँ की बात करेंगे, द पिक्चर इन आवर माइंड विल बी ऑफ wheat plant, not of rice or any other plant. Hence, all these dogs, all these cats, mammals, wheat, rice, plants, animals are convenient categories we use to study organism.
ऐसे ही कैटेगरीज को जो हमने नाम दिया है वो टैक्सा दिया है। क्या दिया है? कैटेगरीज को हमने बोला टैक्सा। Here you must recognize taxa can indicate categories at very different levels. प्लांट भी एक टैक्सा है, वीट भी एक टैक्सा है। सिमिलरली एनिमल्स भी एक टैक्सा है, कुत्ता भी एक टैक्सा है, मैमल्स भी एक टैक्सा है। और हमें पता है कुत्ता एक मैमल है, मैमल जो है वो एनिमल्स है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एनिमल्स, मैमल्स, डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। टैक्सा क्या है? कोई भी कैटेगरी वो है टैक्सा। मैमल एक कैटेगरी है, टैक्सा है। एनिमल्स एक कैटेगरी है, वो टैक्सा है। एनिमल्स एक कैटेगरी है, वो टैक्सा है। डॉग एक कैटेगरी है, वो एक टैक्सा है। लेकिन उनका लेवल अलग अलग है। कुत्ता, पर्टिकुलर कुत्ते की बात करेंगे। मैमल्स, मैमल्स में कुत्ते भी आएंगे, बिल्ली भी आएंगी, व्हेल भी आएगी, हम भी आएंगे। तो ये क्या है? टैक्सा सारे हैं, हर एक कैटेगरी को टैक्सा बोलेंगे, लेकिन उसका जो लेवल है वो अलग अलग हो गया। Hence, based on characteristics, all living organism can be classified into different taxa. अलग अलग टैक्सा अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमिकली हम एक्सटर्नल बाहर से कैसा दिखता है, इंटरनल अंदर से कैसा दिखता है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, ये सब हम देखते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस देखते हैं, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, उसका बेनिफिट क्या इकोलॉजी में क्या है, आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी। हैंस करेक्टर करना, फिर आइडेंटिफाई करना, फिर क्लासीफाई करना, फिर उसका नाम रखना, आर दी प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी कुछ नई चीज़ नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, पार्टिकुलरली विद रिफरेंस टू देयर ओन यूज। पहले जो है हम सिंपली तीन हमारे बेसिक कपड़ा, रोटी, मकान, इन तीनों बेसिक खाने के होते हम फूड वाले में डाल दिया। शेल्टर के लिए यूज़ होता था, हम शेल्टर वाली कैटेगरी में उसको डाल देते थे। इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड sources of their basic needs of food, clothing and shelter. Hence, the earlier classification were based on use of various organisms. जो पहले हम क्लासीफाई करते थे वो इस बेस पे करते थे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म हम कैसे यूज़ कर पा रहे हैं। Human beings were since not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversity, but also the relationship among them. This branch is known as systematics. Systematics में क्या है? टैक्सोनॉमी तो है, टैक्सोनॉमी के साथ साथ हमने उसके अंदर फाइलोजेनी भी ऐड कर दी। फाइलोजेनी क्या होता है कि कौन किससे उत्पन्न हुआ है, किस ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिश्ता है, उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो सिस्टमेटिक्स में आ गया टैक्सोनॉमी प्लस दी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जो सिस्टमेटिक्स है वो ड्राइव हुआ है फ्रॉम द लैटिन वर्ड जो है सिस्टेमा, जिसका मतलब होता है कि हमने सिस्टमिक अरेंजमेंट कर दिया है ऑर्गेनिज्म का। लीनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। उसने अपनी बुक लीनियस ने सिस्टेमा नेचुरी वर्ड यूज़ किया था। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर इन लास्ट। इसमें हमने आइडेंटिफाई भी ऐड कर दिया, नोमेनक्लेचर भी, क्लासिफिकेशन भी। अब हमने ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जिसको हम जो उसके अंदर आता है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, किंगडम, फाइलम। तो आज के में इतना ही, हम ऐड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टैक्सोनॉमिक कैटेगरी।